हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम आपके जो बीएससी उसका पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पोर्शन मतलब फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपकी 3 बुक्स होती हैं और 3 बुक्स में लगभग आपको अगर मैं बताऊं तो तीनों बुक के अंदर 4-4 यूनिट आपकी होती हैं। और 4 जो यूनिट आपकी मतलब 12 यूनिट टोटल होंगे। 12 यूनिट में लगभग 3-3 यूनिट में हर एक में चैप्टर होते हैं। तो टोटल अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर्स की, तो लगभग आपके चैप्टर 35 चैप्टर आपके होंगे टोटली, आपको मैं बताना चाहूँ तो। ठीक है, तो बात करूँ मैं अगर इस चीज़ की थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स आपकी जो बुक्स आती है या थर्मोडायनेमिक्स आपकी, थोड़ा जूमिंग करता हूँ आपको मैं बताऊँ, रुको। आपकी जो सेकंड बुक है उसका जो नेम है वो है अणु गति सिद्धांत एवं ऊष्मा गति। ये आपकी बुक का नेम हो गया। ठीक है, तो ये आपकी बुक का नेम मैंने आपको बता दिया। थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ठीक है, वो आपको मैंने समझा दिया। उसी में अगर मैं आपको बात करूँ सिलेबस की, तो आपका सिलेबस जो है वो 2 से 3 महीने में, मतलब 2 महीने 15 दिन में आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा विद नोट्स आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो दोस्त आपके जो फ्रेंड्स हैं आपको उन्हें नहीं पता है तो आप उन्हें जाके बताइए। ठीक है, मैं आपका जो कोर्स करा रहा हूँ। और उसमें अगर बात करूँ तो यूनिट आपकी थर्ड में आप पहले करा रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स सेकंड बुक की। फर्स्ट बुक कराऊंगा, थर्ड बुक भी आपको कराऊंगा, टेंशन ना लें। फरवरी तक आपका कंप्लीट करा दूंगा मैं, फरवरी तक आपका कंप्लीट करा दूंगा। आप लगातार बने रहिए और पर डे जो वीडियो दीजिए, देखिए। और आपको क्या है, तैयार करना है कोर्स। कहने का मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको ही पर डे तैयार करना है जितना मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो कोई ज़्यादा हार्ड बात नहीं है। ठीक है, और आपको मैं लास्ट में इंपॉर्टेंट भी लगवाऊंगा। और सभी यूनिवर्सिटी के लिए, खासकर एमजेपीआरयू की अगर मैं बात करूँ, आपकी एमजेपीआरयू बरेली की बात करूँ, खासकर उसके लिए ज़्यादा मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। तो बड़ा सब यूनिवर्सिटी के लिए आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स बात नहीं है कि आप बीएससी के लिए हो। थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी क्लासेस हैं, उनमें आपको थर्मोडायनेमिक्स पूछी जाती है। तो बात करूँ मैं इस चीज़ की, थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स मीन्स होता है ऊष्मागत की। और इसमें आपका चैप्टर 1 है जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब ऊष्मा गति का शून्यवां व प्रथम नियम। ये आपका इसमें चैप्टर है। ठीक है, तो अगर आपको मैं बात करूं पहले ऊष्मा गतिकी की कि ऊष्मा गतिकी होती क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि थर्मोडायनेमिक्स की और चीज़ें भी क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की वह शाखा या ब्रांच है जिसमें दो बॉडीज़ के बीच या दो स्थानों के बीच हीट ट्रांसमिशन को स्टडी किया जाता है। ठीक है, मतलब आपसे मैं अगर बात करूं तो, मतलब अगर आपको मैं बात करूं, मान लीजिए मेरे पास ये 2 पेनें हैं। ठीक है, मेरे पास 2 पेनें हैं। ठीक है, एक पेन मान ली कि एक पेन मैंने जो मानी वो एक ठंडी है और दूसरी पेन मैंने मान ली गर्म है। ठीक है, तो ऊष्मा स्थानांतरण पहले आपको ये समझना चाहिए कि गर्म स्थान से ठंडे स्थान की तरफ। कहने मतलब ये है, कभी आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि रॉड है, मैं इसे गर्म करूँ। ठीक है, तो पहले यहाँ गर्म होगी, फिर यहाँ गर्म, फिर यहाँ गर्म, फिर यहाँ गर्म, फिर यहाँ गर्म। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरी रॉड गर्म हो जाएगी। समझ आप मेरी बात के लिए समझिए। पूरी रॉड से गर्म होने का मतलब क्या है कि हॉट जंक्शन से कोल्ड जंक्शन की ओर आपकी ऊष्मा स्थानांतरण होता है, मतलब गर्म स्थान से ठंडे स्थान की ओर होता है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, तो आपने कभी देखा हो लोहार जो होता है, जो हत्ता बनाता है, रॉड गर्म करता है, तो आपने देखा होगा कि ठंडे से गर्म की ओर होती है। आपने कभी प्रैक्टिकल्स भी किए होंगे, आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देखा होगा। ठीक है, तो इसमें ऊष्मा स्थानांतरण मतलब ऊष्मा आपकी चलती है या ऊष्मा क्या है, या ऊष्मा के बारे में इसको जानकारी हम बात करेंगे। तो इसमें नेक्स्ट आगे लिखा है कि हीट एनर्जी का रूप है, हीट को वर्क में और वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, आप लोगों को हीट को वर्क में या वर्क को हीट में अगर मैं आपको बताऊं कि आपने पहले इंजन्स देखे होंगे, भाप से चलने वाले इंजन्स, तो हीट एनर्जी का रूप अभी हीट से हम इंजन चलाते हैं। ठीक है, और वर्क को हीट में, वर्क का मतलब वर्क करके हम हीट उत्पन्न कर सकते हैं। मान लीजिए आपने पिस्टन सिलेंडर वाला देखा होगा, हम दबाएं। ठीक है, अगर हम कोई उसमें गैस भरी हुई है और सिलेंडर है, सिलेंडर में पिस्टन को दबाएं, तो गैस क्या है वो, मतलब आपको मैं बताऊं, संपीड़ित होती है। ठीक है, ठीक है, तो उसके जो अणु हैं पास पास गैस के जब आते हैं तो क्या है, वो एक एनर्जी उत्पन्न करते हैं, मतलब अपने अपने जो अणु हैं वो टूटते हैं तो एक एनर्जी उत्पन्न करते हैं। मान लीजिए हमने उस पर कोई वर्क किया सिलेंडर पे और हमने उस पर एनर्जी उत्पन्न कर ली। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब आपका वही है। ठीक है, और ठीक है, अगर मैं आपको आगे बात करता हूँ समझिए। और इसका आपको टोटल आपको मिलेगा पीडीएफ में। ठीक है, जितना मैं करा रहा हूँ आपको,
हीट एनर्जी के रूप में हीट को वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। और आगे मैं बात करूँ, हीट ट्रांसमिशन हमेशा हॉट जंक्शन से कोल्ड जंक्शन मतलब ठंडे सिरे की ओर होता है। ये ट्रांसमिशन दोनों बॉडीज़ के बीच और बॉडीज़ एंड एटमॉस्फेयर के बीच टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है। अब ये आप समझिए, देखो मैंने आपको बता तो दिया कि भाई जो रोड है मतलब आपकी जो रोड्स हैं कि ये भी ठंडी रोड है, ये भी गर्म रोड है, इधर से आपको चलने लग गई, ठंडा होने लग गई। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब आपका जो टेम्परेचर है जिसमें मैं बैठा हूँ वो कितना हॉट हो, मान लीजिए वो ज़्यादा हॉट है तो नॉर्मली स्पीड से हो जाएगा, और ज़्यादा ही कोल्ड है तो वो आपका धीरे धीरे होगा। डिपेंड आपको करता है कि आप कैसे कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपका एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। आगे हम बात करें, देखिए नेक्स्ट आपका जो है वो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम ऊष्मागतिक निकाय क्या होता है। ऊष्मागतिक निकाय क्या होता है, देखिए मैं आपके बीएससी मैथमेटिक्स भी करा रहा हूँ फर्स्ट ईयर की, तो आप वो भी अगर आप कर रहे हैं तो वो जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा सिस्टम जिसकी प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T एंड एंट्रोपी S में चेंज नहीं किया सके। एंट्रोपी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा क्या चीज़ होती है, कि ऐसा सिस्टम जिसके प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T एंड एंट्रोपी S में चेंज नहीं किया जा सके थर्मोडायनेमिकल सिस्टम कहलाता है। और PVTS मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और आपका S एंट्रोपी उस सिस्टम के थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल मतलब परिवर्तन कहलाते हैं। ये आपकी परिभाषा होगी, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल कहलाते हैं। समझिए बात की कि थर्मोडायनेमिकल सिस्टम निकाय क्या होता है, ठीक है। वो आपको जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल, किसी पिस्टन सिलेंडर में भरी गैस, मान लीजिए पिस्टन सिलेंडर जो होता है उसमें भरी गैस, आपको उसमें वॉल्यूम भी होता है, टेम्परेचर भी होता है, प्रेशर भी होता है, एंट्रोपी होती है। एंट्रोपी क्या होती है इसके नेक्स्ट चैप्टर में आपको पूरा विस्तार से दे रखा है, मैं आपको उसमें पढ़ाऊँगा। थर्मल कॉन्टैक्ट और थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब तापीय संपर्क या तापीय साम्य। पहला आप डेफिनेशन समझिए, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि क्या चीज़ होती है। जब डिफरेंट टेम्परेचर की दो बॉडीज़, ठीक है, को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा जाता है, मतलब एक ठंडी हो या एक गर्म हो, तो हीट ट्रांसमिशन हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की ओर होता है। और ये ट्रांसमिशन तब तक होता है जब तक कि दोनों बॉडीज़ की टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाती, तब दोनों बॉडीज़ थर्मल कॉन्टैक्ट या थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाती हैं। बहुत ज़्यादा आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि तापीय संपर्क या तापीय साम्य, इंग्लिश में इसको बोलते हैं थर्मल कॉन्टैक्ट या थर्मल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा हॉट है, ठीक है, समझते दो डिफरेंस टेम्परेचर दो बॉडी, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा हॉट है, ये जो आपकी बॉडी समझ लीजिए या रॉड समझ लीजिए, और ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। इसको मैंने इससे ऐसे चिपका दिया, क्या इसमें ऊष्मा स्थानांतरण होने लग गया, ठीक है। ऊष्मा स्थानांतरण मतलब मैंने आपको पहले पीछे पढ़ाया था कि ऊष्मागतिक मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम इसमें होने लग गया। ये जब तक आपकी गर्म, जब तक ये वाली आपको बताइएगा, आपको मैंने पीछे पढ़ाया कि हॉट जंक्शन से कोल्ड जंक्शन की ओर, मतलब जब तक ये वाली रॉड आपकी पूरी गर्म नहीं हो जाएगी, मतलब दोनों का टेम्परेचर समान नहीं हो जाएगा, तब तक इसमें ऊष्मा स्थानांतरण होता रहेगा। वही आपको इसमें बताया कि वही चीज़ आपकी तापीय साम्य तापीय संपर्क में कहलाती है। तो डिफरेंट टेम्परेचर की दो बॉडीज को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा जाता है, तो हीट ट्रांसमिशन हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से, एक बार और समझिए, वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की ओर होता है, मतलब लो टेम्परेचर वाली बॉडी मतलब ठंडी बॉडी की ओर होता है। और ये ट्रांसमिशन तब तक होता है जब तक कि दोनों बॉडीज़ की टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाती हैं। मान लीजिए दोनों बॉडीज़ की टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाते हैं, तब दोनों बॉडीज़ थर्मल कॉन्टैक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाती हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अब आपके क्या लॉज स्टार्ट हो रहे हैं कि इसमें क्या क्या लॉ होती हैं, ठीक है। लॉ की अगर मैं बात करूँ इसमें, तो इसमें क्या है, इसमें दो लॉज आपको पढ़ाए जाएंगे। चैप्टर का ही नाम है जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आपको जीरोथ लॉ पढ़ाता हूँ। बहुत ही सिंपल, आप ध्यान से समझिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा। ऊष्मागतिकी निकाय का शून्य नियम, इसे बोलते हैं ऊष्मागतिकी निकाय का शून्य नियम, या आप फर्स्ट भी कह सकते हैं और सेकंड भी कह सकते हैं, मतलब सीरीज में आपका फर्स्ट है, वैसे आपका जीरो लॉ है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यदि दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये ध्यान लगाकर समझिए, मैं आपको पूरा प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। कोई नहीं, आपको अगर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही तो मैं आपको एक मतलब मैं एक माइक ले लूँगा, फिर सही आएगी, ठीक है। देखिए समझिए बात को ध्यान से, और अपने जितनी फ्रेंड्स हैं या वो कोचिंग्स नहीं जा रहे हैं या वो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तब को पूरा फिजिक्स का सिलेबस कराऊंगा। अपने वीडियो शेयर कीजिए, चैनल का नाम स्टडी मिलन बताइए।
PDF नोट्स आपको व्हाट्सएप में दूंगा, जहाँ से आप नोट कर सकते हैं, वरना आप यहीं से नोट्स कर सकते हैं। समझिए बात के लिए ध्यान लगाइए, ठीक है। यदि तो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, ऊष्मागतिकी निकाय, आपको मैंने बताया कि ऊष्मागतिकी निकाय क्या होता है कि ऐसा सिस्टम जिसके प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T एंड एंट्रोपी S में चेंज नहीं किया सके, वो आपका थर्मोडायनेमिकल सिस्टम कहलाता है। यदि दो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम अलग अलग किसी तीसरे थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के साथ थर्मल कॉन्टैक्ट में हो, यदि दो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, मान लीजिए दो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, अलग अलग हैं दोनों, और किसी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के साथ थर्मल कॉन्टैक्ट, मतलब ऐसा थर्मल कॉन्टैक्ट कि यहाँ से हम हीट का आदान प्रदान कर सकते हैं। आप नॉर्मली अगर बात करें तो लोहा होता है, लोहे से या आपका कोई बर्तन होता है स्टील का, हम नीचे से आग जलाते हैं और ऊपर आपका पानी गर्म होता है, तो वो दोनों थर्मल कॉन्टैक्ट में है, ऊष्मा का आदान प्रदान उसमें हो रहा है आपका। तो भाई ये दोनों अलग अलग बॉडीज़ हैं, और किसी तीसरे बॉडीज़ के साथ, मतलब तीसरी कोई हॉट बॉडीज़ के साथ थर्मल कॉन्टैक्ट में हो, तब वे आपस में भी थर्मल कॉन्टैक्ट में होंगे। सही बात है भाई। मान लीजिए दोनों बॉडीज़ हैं और तीसरी गर्म बॉडी, मतलब तीसरी आपकी जो कोई रॉड है, ये दोनों रॉड किसी तीसरी रॉड के साथ जुड़ी हुई हैं, और तीसरी रॉड जो है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो नॉर्मल सी बात है, ये दोनों भी रॉड गर्म हो जाएंगी। तो आपको वही समझाया, जीरोथ लॉ है आपका, कि यदि दो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम अलग अलग किसी तीसरे थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के साथ थर्मल कॉन्टैक्ट में हों, तब भी आपस में भी थर्मल कॉन्टैक्ट में होंगे, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन होगी। आपको समझना कैसे है तो आपको मैं इधर समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, ये हमने एक ए बॉडी मान ली और हमने एक बी बॉडी इसको मान लिया, ठीक है, और इसको मान लिया हमने सी बॉडी। तो ये बहुत ही मैंने नोट सुनाया और बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से बनाए हैं, जो कि आपको BSc फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा अच्छा ज्ञान देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने इसमें क्या किया है कि हमने एक बॉडी ए मान ली, मतलब इसको मान लिया, बी बॉडी इसको मान लिया, और सी बॉडी मान लिया मैंने इसको, ठीक है। ये ए भी हमारी और सी बॉडी हो गई। अब आगे आप बात समझिए, इसमें हमने बना लिया एक इंसुलेटेड वॉल। कहने का मतलब मैंने एडियाबेटिक वॉल, इंसुलेटेड वॉल का मतलब होता है कुचालक दीवार। कुचालक मतलब जिसमें आपको चालक, मतलब जैसे आपकी लकड़ी है या आपके कोई कागज़ है, वो कुचालक होता है आपका। मैं आपको कुचालक लिख दे रहा हूँ, इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। आपकी कंडक्टिंग वॉल, आपका संचालन ये हो गया, मतलब संचालन का मतलब कोई स्टील की दीवार समझ, स्टील टाइप से समझिए कि आग नीचे जलाएं और ऊपर पानी गर्म हो, उस टाइप से आप समझिए कि यहाँ से आपका संचालन हो सकता है ऊष्मा का, यहाँ से आपका ऊष्मा का संचालन नहीं हो सकता। तो यहाँ से आप समझिए, माना A, B एंड C तीन थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में है। A, B, C आपके तीनों थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में रखी हुई हैं। सिस्टम A व C एंड B व C के बीच एक कंडक्टिंग वॉल लगी है, A व B, ठीक है, और B व C, ठीक है। A व C एंड B व C दोनों के बीच आपको पता है कंडक्टिंग वॉल में संचालन दीवार लगी है। संचालन मतलब यहाँ से ऊष्मा का आदान प्रदान आराम से हो रहा है। हीट ट्रांसमिशन होता है, हीट ट्रांसमिशन जब आपको कि पता है यहाँ से कोई संचालन वॉल लगी हुई है तो आराम से हीट का ट्रांसमिशन हो जाएगा, ठीक है। जिस कारण A व C एंड B व C थर्मल कॉन्टैक्ट में होते हैं। आपको पता ही है, जब दोनों यहाँ से आपका जो है हीट का आदान प्रदान हो जाएगा तो A एंड C एंड B एंड C दोनों आपके थर्मल कॉन्टैक्ट में हो जाएंगे। जबकि सिस्टम A एंड B के बीच इंसुलेटेड एंड या एडियाबेटिक, इंसुलेटेड बोल सकते हैं या एडियाबेटिक कुचालक दीवार, ठीक है। आपको एडियाबेटिक आगे पढ़ाऊंगा क्या चीज़ होती है, ठीक है। आपको पता है कि ए व बी के बीच इंसुलेटेड वॉल लगा दी हमने, जिसके जो इंसुलेटेड वॉल है आपकी कुचालक दीवार है, यहाँ से आपको ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। सिस्टम A एंड B के बीच इंसुलेटेड एडियाबेटिक वॉल लगी है, जिसके इनके बीच हीट ट्रांसमिशन नहीं होता है और ये थर्मल कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है, जब इनके बीच हीट ट्रांसमिशन नहीं होगा तो ये थर्मल कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे। समझने वाली बात है, आप ध्यान लगा के समझिए, ठीक है, पूरा आपको समझ आएगा। ये थर्मल कॉन्टैक्ट में आपके नहीं होंगे, ठीक है, जिससे इनके बीच हीट ट्रांसफर नहीं होता है और ये थर्मल कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं, ठीक है। ये आपकी जो फिगर है उस टाइप से आपकी बात मैंने कर दी। आगे बात क्या दी है इसमें, अब यदि सिस्टम A एंड B के बीच की एडियाबेटिक वॉल को हटाकर कंडक्टिंग वॉल लगा दें, यहाँ से आपकी जो कंडक्टिंग वॉल लगी हुई है, यहाँ से इसको हटा के हम संचालन वॉल मतलब कंडक्टिंग वॉल लगा दें, तो ऊष्मा का स्थानांतरण या हीट ट्रांसमिशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आराम से हो जाएगा, ठीक है। समझिए, अब यदि सिस्टम A एंड B के बीच की एडियाबेटिक वॉल को हटाकर कंडक्टिंग वॉल लगा दें तो सिस्टम A एंड B के बीच भी हीट ट्रांसमिशन होने लगता है। सिंपल सी बात है, अगर पहले हम A व B के C के बीच हो रहा था क्योंकि इसमें कंडक्टिंग वॉल लगा दिया, अब अगर हम इस वॉल को हटा के कंडक्टिंग वॉल यहाँ पे लगा दें
तो ए व बी के बीच भी आराम से आपका जो है कंडक्टिंग वॉल मतलब आपका जो हीट ट्रांसमिशन है वो होने लगेगा। समझिए ध्यान से। PDF आपको व्हाट्सएप पे मिलेगी। कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैं दे दूंगा, अगर आपको नहीं पता है तो लिखिए 9411009110। इस पर आपको PDF मिलेंगे, आप मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। अब यदि सिस्टम ए एंड बी के बीच की इलेक्ट्रिक वॉल को हटाकर कंडक्टिंग वॉल लगा दें, सिस्टम ए एंड बी के बीच भी हीट ट्रांसफर होने लगता है और ये दोनों सिस्टम्स निकाय में थर्मल कांटेक्ट में आ जाते हैं। देख, हल्की इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि MSc जब आप करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, तो नॉर्मल सी बात है कि आपको सीखना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार क्लियर है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए एंड बी अलग अलग किसी तीसरे सिस्टम सी के साथ थर्मल कांटेक्ट में होने के साथ साथ आपस में भी थर्मल कांटेक्ट में होते हैं। यही 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। समझ गए आप। ए बी के बीच की दीवार हटा दी, ये आपके थर्मल कांटेक्ट में आ गए। पहले ये नहीं थे क्योंकि इनके बीच कंडक्टिंग वॉल लगी थी। आगे बात करते हैं, क्या है आपका देखिए, वो जो आपने पढ़ा था वो था आपका 0th लॉ। अब आपका सेकंड आप समझिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब इस चैप्टर का ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आप समझिए क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन मतलब संरक्षण ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। मतलब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है, बेस्ड है, ठीक है। तो क्या है इसके अकॉर्डिंग टू दिस लॉ किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हीट करने के लिए दी गई एनर्जी डेल्टा क्यू निम्न 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। मान ली थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो हीट देते हैं वो किन किन बातों पर निर्भर करती है, कैसे का यूज़ होता है उसका, वो हम इस चीज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। समझिए आप क्या है पॉइंट्स कि एनर्जी का फर्स्ट पार्ट गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करने में खर्च हो जाता है, जिससे गैस की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन होता है, जिसे डेल्टा यूके से प्रेजेंट करते हैं। बात को ध्यान से समझिए। एनर्जी का फर्स्ट पार्ट गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करने में खर्च होता है, नॉर्मल सी बात है। एनर्जी का फर्स्ट पार्ट जो है, मान लीजिए हम जिस किसी चीज़ को ऊर्जा देके उसको अगर टेम्परेचर गर्म कर रहे हैं, मान लीजिए गैस से भी उसको हम गर्म करते हैं तो एक ऊर्जा ही तो दे रहे हैं उसे, अपनी गैस खर्च कर रहे हैं, ऊपर गर्म हो रहा है कोई भी चीज़, जिससे गैस की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन होता है। जब किसी आपको गर्म करेंगे तो गैस के अणु जो हैं बहुत स्पीड से गति करने लगते हैं, जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन हो जाता है, जिसे डेल्टा यूके से प्रेजेंट करते हैं। ये आपको नॉर्मल सी बात है, आपको पता होना चाहिए, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जब किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसके बीच का जो क्या है उसके अणु है उसकी स्पीड मतलब बहुत तेज़ हो जाती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाती है। दूसरा क्या है कि एनर्जी का सेकंड भाग गैस मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आपको पता है कि गैस के अणुओं के बीच अंतः आणविक बल लगता है, ये आपकी नॉर्मल सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी का सेकंड भाग गैस मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर अंतर आणविक बल के विरुद्ध वर्क करने में खर्च होता है, ठीक है। अंतर आणविक बल क्या होता है कि एक अणु को दूसरे अणु से बनाए रखता है, ठीक है, जोड़े रखता है, और जिसे हम उसमें हीट दे रहे हैं तो बंध टूटेगा, तो उसके विरुद्ध ही हम कार्य कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी का सेकंड भाग गैस मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले अंतर आणविक फोर्स के विरुद्ध वर्क करने में खर्च होता है, जिससे गैस की इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब समझिए कि इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, मतलब गैस की आपकी जो संभावित ऊर्जा होती है, गैस की अंतरीण एनर्जी जो होती है चेंज होता है, जिसे डेल्टा यूपी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एनर्जी का सेकंड भाग आपको पता ही, ठीक है, आपको मैंने पढ़ा दिया। और थर्ड आपका पार्ट क्या होता है कि एनर्जी का शेष भाग एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट, मान लिए आप कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, आपको ऊर्जा उसको दे रहे हैं, तो आप भारी फोर्स तो लगा रहे हैं कि उसे तोड़ने के लिए आप उत्तेजित तो कर रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी का आपको पता है कि एक्सटर्नल प्रेशर है उसका तो आप उसको एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क डेल्टा डू करने में खर्च होता है, डेल्टा डब्ल्यू करने में खर्च हो जाता है। एवं दीज स्टेप्स को मैथमेटिकली निम्न पर लिखा सकता है। जितने आपके स्टेप्स आपको मैथमेटिकली लिखने हैं तो ध्यान से समझिए, आपको पूरा समझ जाएगा। आपको ये अभी ये समझ नहीं आया तो वीडियो आप दोबारा दीजिए, आपको समझ आ जाएगा। क्या है मैथमेटिकली, देखिए डेल्टा क्यू आपने ऊर्जा दी उसको, डेल्टा क्यू आपने उसको ऊर्जा दी, डेल्टा यूके मतलब आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन किया, डेल्टा यूपी आपको उसकी मतलब क्या है इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी में यूज किया, और डेल्टा डब्ल्यू आपने उसके विरुद्ध कार्य किया। एक हमने इक्वेशन बना ली, बट डेल्टा यूके प्लस डेल्टा यूपी चेंज इन टोटल एनर्जी,
मतलब यू के मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये आपकी दोनों क्या होती हैं, चेंजेबल टोटल एनर्जी, मतलब उसकी एनर्जी में हमने चेंज किया है। ठीक है, दोबारा देखिए, समझ गए आप, पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी में आपने चेंज किया है, दोनों में चेंज किया है। इसका मतलब आपको क्या है कि आप इसे टोटल डेल यू लिख सकते हैं, इसको आप डेल यू से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपका डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू हो जाएगा। आपको इक्वेशन फर्स्ट माननी है। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, तो डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू आप बता देंगे। इफ़ द चेंजेस आर वेरी स्मॉल, मतलब आप चेंजेस आपने जो किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, और ये आपको बचपन से एक बात पढ़ाई जाती है, आप जब छोटे थे, आप जब बहुत ही ज़्यादा छोटे थे तो आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि मतलब जो बहुत चीज़ चेंजेस होते हैं, आप 11th-12th आपने पढ़े होंगे, उसको डिफरेंशिएट के तौर पर या डी से डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू लिख सकते हैं। और एक छोटी चीज़ आपने पढ़ी होगी कि डी डब्ल्यू बराबर पी इंटू डी वी होता है, तो कोई बात नहीं, डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी इंटू डी वी आप रख देंगे। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ वही लिखी है मैंने जो आपने अभी पढ़ी थी। कहने का मतलब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डिफरेंशियल फॉर्म है, जिससे क्लियर है कि किसी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को दी गई हीट, मतलब डी क्यू, किसी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को दी गई हीट डी क्यू, उस सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी में चेंज मतलब डी यू, उस सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी में चेंज डी यू, इससे यह परिभाषा बनाइए। एंड एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट किए गए वर्क मतलब पी इंटू डी वी, मतलब सॉरी डी डब्ल्यू, इन एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट किए गए वर्क डी डब्ल्यू के योग के इक्वल होती है, मतलब के योग के इक्वल होती है। ठीक है, ये मैं आपको यहीं तक करा रहा हूँ, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, और लगभग 2 वीडियोज़ में आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो ज़्यादा शेयर करना है, दोस्तों को बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। फुल PDF मैं आपको व्हाट्सएप पे दूंगा, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, और फुल सिलेबस मैं आपका फिजिक्स का कराऊंगा, इसलिए आपको सेकंड बुक करा रहा हूँ, सेकंड बुक का थर्मोडायनेमिक्स में आपको करा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।